नीति शर्मा जी, हम देख रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा कि भाई हम 50 स्थानों पर बड़े प्रदर्शन करेंगे देश के 50 बड़े शहरों में। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला हर जिले में प्रदर्शन करेंगे, गिरफ्तारी देंगे, आदि आदि। एक बड़ा कार्यक्रम है। ममता जी कह रही हम मानेंगे नहीं, इस कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी कह रहे कि हम जब सरकार में आएंगे तो कूड़ेदान में फेंक देंगे इस कानून को। सड़क पर भी उतर रहे हैं लोग और सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। मैं सोच रहा था कि तमाम मुस्लिम तंजीमें खुलेआम माइक पर कह रही हैं कि हम इस कानून को रिजेक्ट करते हैं, मंजूर नहीं करते। अगर ऐसी ही स्थिति तब बन गई होती वर्शिप एक्ट के खिलाफ जो नरसिंह राव लाए थे, तो इस देश का क्या हाल हुआ होता? अगर 80%, 85% आबादी इस देश की ऐसे ही सड़क पर उतर आई होती कि हम उस कानून को रिजेक्ट करते हैं, नहीं मानते, वो संविधान विरोधी है, वो धर्म विरोधी, तब क्या होता? नीति शर्मा जी, राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होता और क्या होता अमिताभ जी। नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, वक्फ बोर्ड खाली धार्मिक और एक संपत्तियों को एक्वायर करने वाला मुट्ठी भर लोग इसको केवल अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए और अपनी संपत्ति को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे। इस प्रकार 2014 चुनावों से पहले तब की प्रेजेंट सरकार ने जिस प्रकार आप किसी भी जमीन पे, और आप देखिए पराकाष्ठा तो ये है कि दावा भी किया संसद के ऊपर, दावा भी किया प्रधानमंत्री आवास के ऊपर, कुंभ की जमीन पर आपका घर भी हो सकता है, किसी का भी घर का हो सकता है। किस प्रकार से इस कानून का मिसयूज किया गया केवल 20% की वोट बैंक को साधने के लिए। आज अगर ये नया अमेंडमेंट आया और सारे ही मुस्लिम भाई नहीं कर रहे हैं विरोध अमिताभ जी, जो मुस्लिम भाई गरीब थे, पसमानदा मुसलमान, अहमदिया मुसलमान, आप जितनी महिलाएं जिनको इनके इसके जो कल्याणकारी नीतियों से दूर रखा गया, मुझे तो ये बता दें कि इस बोर्ड के माध्यम से कितने मुसलमान बहन भाइयों का कल्याण हुआ, कितने अस्पताल बने, कितने स्कूल बने, कितने महिलाओं को आपने रोजगार सिखाया, उनको स्किल डेवलपमेंट सिखाई, कितने आपने इंजीनियर बच्चे बनाए, कितने आपने डॉक्टर्स बनाए। क्या आपने मुसलमान भाइयों बहनों की ये जमीन को उन्हीं के विकास के लिए, मैं कहती हूँ, आप छोड़ दीजिए हिंदुओं को, मेरे 20% मुसलमान बहन भाइयों का विकास किया? नहीं किया। मुट्ठी भर सियासी लोग केवल अपनी संपत्ति को बनाते रहे और इसका मिसयूज करते रहे। आज वही लोग हैं जो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, अब मैं दोबारा फिर आऊंगा आपके पास। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अजहरी साहब, तमाम मुस्लिम तंजीमें और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मैदान में है कि हम इस कानून को नहीं मानते, और जिस संविधान की किताब को हाथ में लेके सब लोग चलते हैं आजकल, क्योंकि ये भी एक नई रवायत है कि संविधान की एक किताब छोटी वाली जेब में रखते हैं, उसी संविधान की ये मर्यादा है कि संसद के द्वारा पारित और राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत कानून पूरे देश के लिए बाध्यकारी होता है। नहीं, उसे मानने और ना मानने की मर्जी नहीं होती कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, थोड़ा आवाज उधर से बढ़वा दीजिए, आपका आवाज थोड़ा कम आया, लेकिन सुन लिया मैंने आपने क्या कहा। जी। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अमिताभ जी को अपनी सहमति असहमति जताने का अधिकार है। कानून बनने से पहले ही तमाम लोग विरोध कर रहे थे। कानून बनने के बाद विरोध नहीं किया है, विरोध तो पहले से चला आ रहा। जब ये होल पीटा गया था कि हम वक्फ बोर्ड का बिल लेके आ रहे हैं, वक्फ बिल लेके आ रहे हैं, मुसलमानों के फायदे के लिए लेकर के आए, तभी तमाम उलमा ने, तमाम तहरीकों तंजीमों ने, जिनका अभी आप तस्करा कर रहे थे, उन सब लोगों ने पहले ही एक तो धरना प्रदर्शन तक कर दिया था। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करके जता भी दिया था जंतर मंतर पे कि हम इसके विरोध में हैं। तो भरोसे में नहीं लिया सरकार ने किसी को। और सरकार के लोग जो ये कहते हैं, जैसे अभी शायद कोई बहन बोल रही थी कि वो
मुसलमानों के लिए वो कॉलेज नहीं बने, अस्पताल नहीं बने, उनके लिए फायदा नहीं हुआ, ये बात सही है। तकरीबन 23 साल से जफर अहमद फारूकी साहब उत्तर प्रदेश के चेयरमैन हैं। क्या किया उन्होंने? कोई पूछे योगी जी की सरकार में भी 8 साल से क्यों है वो? जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय है चाहे केंद्र में है, वो सब सरकार के मातहत ही होते हैं पहले से ही। अब ये नई बात नहीं, नई बात तो ये है कि उन्होंने बहुत सारे जो हमारे अधिकार थे वो छीन लिए। वो डीएम को हम पे नियुक्त कर दिया गया। वो उन्होंने गैर मुस्लिमों को की शमूलियत उसमें जारी कर दी। उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे मामले पेश कर दिए जिससे कि उलमा को और तमाम मुसलमानों को, हमारे रहनुमाओं को ऐतराज है। तो ऐतराज होना कि ये कोई संविधान के खिलाफ नहीं है। ठीक, अजहरी साहब जी, ऐतराज होना एक चीज है क्या? जी, और हम उसको रिजेक्ट करते हैं, हम ठुकराते हैं, हम उखाड़ के फेंकते हैं, ये मंजूर नहीं। ऐतराज ठीक है, और जब कानून नहीं बना था तो आपका धरना प्रदर्शन सिर माथे था, पूरा हक है लोकतंत्र में। धरना करो, प्रदर्शन करो, छत पे करो, जमीन पे करो, सब छूट है। लेकिन जब कानून बन जाए तो कानून की मर्यादा तो रखनी होगी ना। जब तक वो कानून है, ये अधिकार किसने दे दिया कि चांजा ताल ठोकेंगे? सुन ले। किसी के रिजेक्ट करने से, किसी के फेंकने से ना वो रिजेक्ट हो जाएगा, ना ही वो फेंक जाएगा। अगर कोई मानता नहीं तो कोर्ट क्यों जाता? सुप्रीम कोर्ट गई है ना, टीवी कई लोग गए, सुप्रीम कोर्ट गए भाई। हाफिज भाई ठीक है, कल को फिर ये भी हो सकता है कि कोई कह देगा हम दंड विधान जो है भारत का वो नहीं मानते, हम उसको रिजेक्ट करते हैं, जूती की नोक पर रखते हैं। तो क्या अपना दंड विधान लागू करोगे? क्या अपना दंड विधान लागू करोगे? ये तो गलत बात कर रहे हैं यहाँ पे। अरे आप बताइए, कानून बनाया, हम उसका पहले से कर रहे हैं विरोध। हमारी संपत्तियों को छीनने का बना लिया कानून, और साहब अब और हम पे ला करके थोप दिया। जब हम पे थोपा है तो हम उसको मान जाए। वो कल को कह दे कि हमने कानून बना लिया, कुरान नहीं पढ़ोगे भारत में, तो क्या हम नहीं पढ़ेंगे क्या? आप बताए ना, वो तो कोई कानून ला सकते हैं। हाफिज भाई उनके लिए रुकना होगा, मैं नसीम खान साहब के पास चलूंगा। कुरान, शरिया और हदीस का मसला वक्फ से कुछ नहीं है लेना देना, ठीक। ये विशुद्ध जमीन के मैनेजमेंट का खेला है, ठीक। क्या इस कानून में ये बताया गया कि नमाज 3 ही बार पढ़ोगे कि 6 बार पढ़ोगे? नहीं। नमाज कैसे पढ़ोगे इस कानून में किसी ने हिमाकत की बताने की? नहीं। कौन सा कपड़ा पहन के नमाज पढ़ोगे, कौन सी टोपी लगा के पढ़ोगे, इस पर कोई आजादी पूरी है? मस्जिद में पढ़ोगे, घर में पढ़ोगे, इस पर आजादी है। रोजा रखो नहीं रखो, आजादी है। किसने कानून बनाया उन पर? इसको मजहब को बीच में क्यों लाए भाई हम? ये जमीन का खेल है, इसको बीच में कुरान मत लाइए, और कुरान की आड़ में जमीन के खेल को ढकने की कोशिश भी मत करिए। कुरान तो सबके लिए पवित्र है, और आप कैसे नमाज पढ़ें इस पर कोई सरकार निर्णय नहीं देती, न दे सकती है। लेकिन जमीन का खेल करेंगे तो फिर तो मौलाना साहब, फिर तो टोका टाकी होगी। इतने वर्ष कर लिया, आपका थोड़ा रुक भी जाओ, कहां तक करोगे? अभी नहीं। नसीम खान साहब, लोकसभा और राज्यसभा में गांधी परिवार नहीं बोला वक्फ पर, ना प्रियंका जी, राहुल जी लोकसभा में नहीं बोले, और श्रीमती सोनिया जी राज्यसभा में नहीं बोली। उस पर चर्चा हुई, उस पर सवाल खड़ा किया हुआ देश में। प्रियंका जी वोटिंग में भी शामिल नहीं हुई, वक्फ को बचाने के लिए, नए कानून को गिराने के लिए। लोकसभा में वोट देती तो कम से कम हाफिज नूर अहमद अजहरी को कुछ अच्छा लगता। वो वोट भी नहीं दी इनके हक में। गृहमंत्री इस बात को उठा रहे हैं, अमित शाह, लेकिन उसके बाद शायद गृह मंत्री, एक सेकंड, शायद सेकंड थॉट आया, और साबरमती में राहुल गांधी ने वक्फ का मसला उठाया और कहा कि वो इस्लाम पर हमला है, धार्मिक विषय पर हमला है। ये बात लोकसभा में भाई बहन और राज्यसभा में श्रीमती गांधी
कहते तो ज्यादा वजन नहीं होता? नसीम खान साहब। देखिए अमिताभ जी, भाजपा और या गृह मंत्री या प्रधानमंत्री, अब राहुल गांधी नहीं बोले हैं तो क्यों नहीं बोले, और राहुल गांधी बोलते तो मुस्लिम परस्त हैं, मुस्लिमों के बारे में बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में गांधी परिवार पर सवाल खड़ा करना चाहती है और उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि राहुल गांधी पर किसी भी स्थिति में सवाल खड़े किए जाए। रही बात वक्फ बिल पर बोलने की, देखिए राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से अपने अधिवेशन में यह कहा कि हम मुस्लिमों के अल्पसंख्यकों के बारे में बोलते हैं तो हम पर मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगा करके हमें राजनीतिक रूप से नुकसान करने की जो सरकारी पार्टी वो कोशिश करती है। लेकिन हम इस डर की वजह से हम अल्पसंख्यकों की आवाज को उठाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम हर उस आदमी की आवाज उठाएंगे जो सरकार जिसके खिलाफ अन्याय कर रही हो, सरकार जिसकी आवाज को दबाना चाहती हो। ये स्पष्ट कांग्रेस का स्टैंड है। जहां तक सदन की बात है, अमिताभ जी, हमारे पास सदन में बोलने के लिए जिनके लिए बिल आ रहा था मुस्लिमों के लिए, वक्फ मुसलमानों का है और मुसलमानों की जमीन है। मुसलमान अल्लाह के नाम पर अपने सोशल को बढ़ाने के लिए, अपने समाज को तरक्की पर ले जाने के लिए अपनी जमीनों को अल्लाह के नाम पर दान देता है अपने लोगों के लिए। तो उस मुद्दे के लिए हमारे पास में लोकसभा में इमरान मसूद जैसे और दिगर, और हमारे पास और भी बहुत है, इमरान प्रतापगढ़ी है, डॉक्टर सैयद नासिर साहब है, बहुत सारे हमारे पास बुद्धिजीवी ऐसे बोलने वाले लोग हैं, उन्होंने खुल के अपनी बात रखी। जहां तक बात है कि आप जो बोल रहे हैं, पूरे देश के अंदर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि विरोध में केवल इसके 20% लोग हैं, 80% पसमानदा गरीब मुसलमानों के पक्ष में, और वो मोदी के पक्ष में बोल रहा है। आप मुझे एक भीड़ दिखा दें, आज जितनी भी संस्थाएं मुसलमानों की इस देश के अंदर काम कर रही है, छोटी से लेकर और अमिताभ जी बहुत बड़ी संस्था तक, इतनी बड़ी संस्थाएं कि जो 10 लाख 50 लाख करोड़ आदमी एक आह्वान पे खड़ा कर देंगे, और ऐसी संस्थाएं जो 10 आदमी लेकर के अपने घर से पैदल दिल्ली के लिए निकल जाएंगी, वो सारी संस्थाएं इस बिल के विरोध में है। जहां जहां आज पूरे देश के अंदर विरोध हुआ, वहां हुजूम है, टेंट लगे हुए बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इस बिल के पक्ष में जहां जहां मोदी जी को धन्यवाद करने के लिए मुसलमान दिखाई दिया है, वो 10 से 15। और जब उनसे मीडिया वालों ने पूछा आप क्यों आए, कि महंगाई के लिए आए, वक्फ क्या होता है, उन्होंने कहा हमें जानकारी नहीं है। देखिए, मुसलमान इस बिल के खिलाफ है, मुसलमान इस बिल को नहीं चाहता है, और मोदी जी जबरदस्ती इस बिल को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। अमिताभ जी, जो समाज बिल नहीं चाहता, जो समाज जिस बिल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जिस कानून को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्यों आप जबरदस्ती उसको उस समाज के ऊपर लाद रहे हो? जहां तक विरोध की बात है, मुसलमान है तो आप विलन बना के खड़ा कर रहे हैं कि विरोध नहीं होना चाहिए। क्या इस देश के किसानों ने, अमिताभ जी, विरोध नहीं किया था? बिल बनने के बाद विरोध नहीं किया था? क्या हिंदू किसान नहीं था? तब क्यों नहीं? तब क्यों विरोध की बात नहीं आई? और विरोध करना संवैधानिक, अमिताभ जी, विरोध करना संवैधानिक हर समाज के व्यक्ति का दायित्व है। संवैधानिक अहिंसक जिसमें हिंसा ना हो, वो विरोध करना जायज है। ठीक है नसीम खान, बहस इस बात पे क्यों नहीं करते? ठीक है नसीम खान, अभी रुकना होगा। मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूं। मेरे पास है तो बाबा जी का